नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की 10वीं पाठ ठेस यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। आपका जन्म 1921 में पूर्णिया बिहार में हुआ था और आपकी मृत्यु 1977 में हुई थी। परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो है मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, ये सब उपन्यास हैं। एक आदिम, रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ये जो है कथा संग्रह है। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज आदि हैं। गद्य संबंधी ठेस जो कहानी है यह एक आंचलिक कहानी है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। आंचलिक का अर्थ है क्षेत्र या प्रांत। तो बच्चों आइए हम यह कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो इस समय जो है एक गांव का दृश्य इस पाठ में दिखाया गया है कि गांव में किस तरह से खेती होती है और खेती के समय मजदूरों को बुलाया जाता है उनको। तो एक सिरचन नाम का मजदूर रहता है जिसे लोग मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही बेकार है, बेकार यानी वो उसका काम धंधा में किसी में भी मन नहीं लगता है। उनको लगता है कि अगर दूसरे मज़दूरों की तुलना में एकदम आलसी सुस्त है। तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि अगर मुफ्त में पैसा देना हो तभी सिरचन को बुलाओ, क्योंकि वह काम बराबर नहीं करता है। क्योंकि दूसरे मज़दूर जब तक खेत में पहुंचकर आधा से ज़्यादा काम कर चुके होते हैं तब तक सिरचन धीरे धीरे हाथ में खुरपी लेकर और हाथ धीरे धीरे पगडंडी यानी जो खेत के बीच में पतला सा रास्ता बनाया जाता है उसे पगडंडी कहते हैं। तब वह उस पर चलता हुआ धीरे धीरे आता है। ऐसा लगता है जैसे मानो अपने पाँव को तौल तौल कर रख रहा है, यानी अपने पैर का माप करते हुए यानी उसका तौल करते हुए चल रहा हो। इसके लिए सिरचन को कोई भी गांव का किसान या कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और ना ही उसे अपने खेत में बुलाना चाहते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। तो लेखक बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जब सिरचन के घर के पास यानी उसकी मड़ैया यानी घास फूस का जब एक टेंट की तरह घास फूस का बनाते हैं एक झोपड़े के जैसा, उसको मड़ैया कहते हैं। मड़ैया यानी झोपड़ी।
तो उसे उसके घर के पास बहुत सारे लोगों की यानी बड़े बड़े लोग आते थे और उसकी खुशामद भी किया करते थे, यानी उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि उस समय उसके हाथों में गुण था, उसके हाथों में एक कला थी, जो कि वह चीक बनाता था। चीक, शीतल पाटी, ये सब बनाने का काम वह सिरचन जो था वह करता था। चीक यानी पर्दा, बांस का जो होता है, बांस का पर्दा, और शीतल पाटी यानी चटाई, मैट। तो वह कहते हैं कि पहले उसके हाथों में, मतलब उसके गांव में और कोई भी ऐसा कारीगर नहीं था, यानी जो इतना अच्छा बांस का पर्दा बना सके। तो इसके लिए सब उसकी तारीफ करते थे, उसके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते थे। तो एक बार लेखक कहते हैं कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन को से एक जोड़ा चिक बनाकर भेजने के लिए कहा है। तो लेखक जो होते हैं वह सिरचन से कहते हैं कि तुम एक जोड़ा चिक बना दो, भैया ने मंगवाया है। फिर मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है, मैं ही पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। लेखक बता रहे हैं कि जब कभी उनकी माँ सिरचन को घर पे किसी काम के लिए बुलाती थी, तो लेखक पहले ही अपने माँ से पूछ लेते थे कि भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी खाने में सिरचन जो है वह बहुत ही चटोर था, यानी वह खाने पीने में बहुत ज़्यादा ही तेज़ था। तो वह उस लेखक को पता था कि वह आएगा तो उसको खाने पीने के लिए क्या क्या दिया जाएगा, इसके लिए वह खाने पीने की बात लेखक जो है अपनी माँ से पहले ही कर लेते थे। तो माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है क्या, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो इस तरह से जब लेखक खाने की बात करते हैं तो उनकी माँ, लेखक की माँ कहती है कि जाओ, हमेशा सिरचन मुझसे खाने की बात नहीं करता है। और फिर वह किसी पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी थे, उनके लड़के के बारे में बताने लगती है कि सिरचन को ऐसे ही वह सोच रहा था कि ये बहुत खब्बू है या खाने में तेज है, इसके लिए उसकी इज्जत वह उतार दिया था। बेपानी करना यानी उसकी इज्जत, मतलब जो है इज्जत ना करना, उसे रिस्पेक्ट ना देना, सम्मान ना करना, उसका बैक आंसर देना, उल्टा जवाब दे देना। तो इस तरह से सिरचन के बारे में उसकी माँ बताती है कि वह अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता है और वह खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं देता है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। हुलसकर यानी खुश होकर बोलना। मोती यानी घास जो होता है उसे, मोती यानी कुश होता है, जो कि घास की तरह ही होता है लेकिन वह बड़ा होता है। तो जब सिरचन को बुलाते हैं तो उनकी माँ जो होती है वह सिरचन को देखते ही एकदम खुश हो जाती है लेखक की माँ, और कहती है, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी, यानी जो मक्खन होता है उसमें से घी निकालते हैं तो उसे नेनू बोलते हैं, नयन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज जो है मैं उसके लिए घी के नीचे का एक पार्ट बच जाता है जिससे खखोरन बोलते हैं, तो बोले कि तो सिरचन को वो बहुत पसंद था, इसके लिए उसको सिरचन को बुला लेती है। और फिर कहती है कि उसकी बेटी ने अपने ससुराल से एक संवाद भेजा, यानी लेटर उन्होंने भेजा था।
तो उनकी बेटी की ननद जो है वो एक उनसे नाराज़ हो गई है, किस लिए? एक मोती की शीतल पाटी के लिए। शीतल पाटी यानी चटाई, मैट के लिए नाराज़ हो गई रहती है। तो सिरचन कहता है, सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर भी ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो वो कहते हैं कि जो घी की सुगंध आ रही है उसी को सूंघकर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सिरचन बोलता है। और फिर कहता है कि नहीं तो इस शादी ब्याह के समय यानी लग्न, जब शादी ब्याह का समय रहता है तो सिरचन को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि वह हमेशा काम करता रहता है। तो फिर वह जो होता है कहता है कि उसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है, दम मारना यानी फिर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलना, समय नहीं मिलना। तो कहता है कि इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपके घी की खुशबू आ रही थी इतनी ज़्यादा कि वह सूंघ कर मैं यहाँ तक आ गया। सिरचन जाति का एक कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में भी जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। लेखक बता रहे हैं कि सिरचन जो जाति का कारीगर है, लेखक ने उसके काम को बहुत ही बारीकी से देखा है। यानी जब वह काम करने लगता है तो पूरा उसका ध्यान जो है वह अपने काम पे ही रहता है। कैसे कैसे करके वह पहले सुतली यानी जो रस्सी वगैरह होता है उसे सुतली बोलते हैं, और फिर जो बाँस का लकड़ी छोटा छोटा पतला पतला कटिंग किया रहता है उसको कुचिया मतलब बोलते हैं। फिर मोथी यानी जो है कूश होता है उसको किस तरह से बनाता है, किस तरह से सही से लगाता है और कैसे कैसे काम करता है, यानी पूरे तन्मयता के साथ, यानी अपना पूरा तन मन उसमें ही लगा देता है और पूरा ध्यान से पूरा उसका सिरचन का पूरा जो है ध्यान काम पे ही ध्यान रहता है। तो लेखक बता रहे हैं कि अगर उस समय उसके काम के समय सिरचन को कोई भी अगर बिल्कुल थोड़ा भी परेशान कर दे या फिर उसके काम में किसी तरह की रुकावट डाले तो फिर वह एक सांप की तरह फुफकार उठता है और गुस्से में आकर कहता है कि सिरचन जो है वह मुँहजोर है, कामचोर नहीं। यानी वह मुँह का तेज है और कामचोरी बिल्कुल भी नहीं करता, यानी आलसी वह बिल्कुल भी नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेखक बता रहे हैं कि अगर उसे खाने भर का खाना भी न मिले तो भी चलेगा और दूध में मिठाई या मलाई भी ना मिले तो भी उसको चलेगा, यानी और लेकिन अगर कोई भी उसे बोल दे, कोई बात बोलकर कोई उसके सामने से निकल जाए उसे, तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, यानी वह उसका जवाब तुरंत दे देता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। लेखक जो है वह बता रहे हैं कि सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, चटोर यानी खाने पीने में तेज। और फिर बता रहे हैं कि अगर सिरचन को बुलाना हो तो तली बघारी हुई तरकारी और दही की कढ़ी, दूध मलाई वाला दूध, ये सब
रख कर बुलाओ तो वह जैसे ही बुलाओ तो वह दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। दुम हिलाना यानी खुशामद करना। तो फिर लेखक बता रहे हैं कि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर खाने पीने में अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाए तो सिरचन को बुलाया जाए तो सिरचन फटाफट आ जाता है, और अगर खाने में थोड़ी कमी हुई तो फिर वह काम में बहाने बनाना शुरू कर देता है। यानी कहने लगता है कि मेरा अधकपाली से माथा टनटना रहा है। अधकपाली यानी आधा सिर दर्द होना। और फिर कहता है कि थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी आकर किसी दिन पूरा कर दूंगा। किसी दिन यानी माने कभी नहीं। यानी लेखक के कहने का अर्थ है जब तक उसे अच्छी अच्छी चीज़ें ना मिले तब तक उसका काम अधूरा ही पड़ा रह जाता है। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई भी नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव वालों में ऐसे कामों को बेकाम काम का समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। लेखक बता रहे हैं कि सिरचन जो है वह क्या क्या करना उसको आता है। झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, यानी भूसी चुन्नी के रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले। यानी लेखक कह रहे हैं जो भी मतलब बिना काम की चीज़ें होती जैसे घास वगैरह, कूस वगैरह, मोथी, मूंज, ये सब से सिर्फ जो भी काम है, छतरी टोपी आदि बहुत सारे बास्केट टोकरी वगैरह ये सब बनाने का काम सिर्फ कौन करता है, पूरे गांव में सिरचन ही करता है। उसके अलावा और किसी के पास भी ये कारीगरी नहीं है कि कोई भी इसका काम कर ले। लेकिन अब यह बात अलग हो गई है कि गांव के लोग जो हैं अब इस काम को बेकाम समझ रहे हैं, यानी किसी भी काम का नहीं समझते हैं, और इस काम के बदले उसे कोई भी मजदूरी भी नहीं देता है। बस क्या करता है, कोई सब पेट भर भोजन खिला देता है, यानी उसको भरपेट का खाना खिला देता है और एक दो पुराना कपड़ा देकर उसे विदा करता है। लेखक कह रहे हैं कि सिरचन ऐसा भी नहीं है कि उसे कोई कुछ भी बोले और सिर्फ इस तरह से दे दे छोटा मोटा कपड़ा वगैरह फटा पुराना और फिर खाना खिला दे तो वह कुछ न बोले, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पाटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। लेखक बता रहे हैं कि सिरचन को भी यह पता है कि किस तरह से लोग उससे अपना काम निकलवा रहे हैं और उसको फिर उसके काम का कितना मजदूरी दे रहे हैं, लेकिन फिर वह सिर्फ इंसानियत के नाते उनको कुछ नहीं बोलता है और अपना जो भी काम रहता है उसको कर लेता है और खाना खा लेता है, 1-2 पुराना कपड़ा ले लेता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं करता। लेकिन वह भी जानता है कि इस तरह से क्या होता है, क्योंकि लेखक बता रहे हैं कि एक महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी जो थी वह उनकी बात से, सिरचन की बात से तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना यानी गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना। तो और फिर गुस्से में आकर कहती है कि ठहरो, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। तो सिरचन भी हंसकर जवाब देता है कि हाँ, बुला लाओ।
तो इतना ज़्यादा काम जो है वह सिर्फ तुम्हारी माँ ही खेसारी की सत्तू खिलाकर करवाती है और बाकी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। यानी सत्तू यानी बेसन का होता है, उसे सत्तू बोलते हैं। तो सिरचन कह रहा है कि यानी सिर्फ सूखा सूखा तू खिलाकर काम निकलवाना तुम्हारी माँ ही करती है और बाकी कोई दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर लेखक बता रहे हैं कि इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। लेखक कह रहे हैं कि उनकी छोटी बहन जो मानू थी, उसके ससुराल वाले यानी उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने अपने मानू की बड़ी भाभी से कहा था कि मानू के साथ मिठाई नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन उसको फैशनेबल यानी फैंसी जो है वह चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियाँ ज़रूर उसके साथ भेजे। और अगर नहीं भेजा तो नहीं भेजा तो फिर उसकी भाभी ही हंसकर बोलती हैं कि बैरंग वापस, यानी उल्टा ही वैसे ही वापस उसे भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए लेखक की माँ ने सिरचन को 1 हफ्ते पहले ही बुला लिया है। यानी जब मानू ससुराल जाने वाली होती है तो उसके 1 हफ्ते पहले से ही सिरचन को काम पर बुला लेती हैं और सिरचन से कहते हैं कि इस बार नई धोती दूंगी, मुहर छाप वाली। तो ऐसा काम करना कि जो लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को, शीतल पार्टी को और चिक को, तो वह देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो सिरचन जो होता है वह अपने काम को इतनी बारीकी से और अच्छी तरह से करने में जुट जाता है। और फिर लेखक की जो मछली भाभी होती है वह देखती हैं, यानी 1.5 हाथ की बिनाई हुई रहती है और देखती है कि इतनी अच्छी डिज़ाइन जो वह सिरचन निकाल रहा था वह एकदम अलग था, यानी एकदम नया था। तो फिर उनकी मछली भाभी देखती हैं और कहती है कि अगर मुहर छाप वाली धोती देने से इतना अच्छा डिज़ाइन मिलेगा और इतना नया चीज़ देखने को मिलेगा तो पहले ही वह अपने भैया को खबर भिजवा देती। तो काम जो कर रहा था सिरचन, लेकिन उसका फिर भी ध्यान मछली भाभी की बातों पर पड़ जाता है और कहता है कि बहुरिया मुहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता भी दो तो भी ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा। लेकिन मानू दीदी जो है वह सबसे छोटी बेटी है माँ जी की और उनका जो आदमी है, उनका जो पति है वह अफसर आदमी है। इसके लिए मैं इस तरह का फैशनेबल डिज़ाइन निकाल रहा हूँ। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा।
अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुँह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। तो सिरचन की बातों से मजली भाभी जो रहती हैं उनको बहुत बुरा लगता है बातों से, तो लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती हैं और फिर जो उनका मुंह लटक जाता है। और फिर लेखक की चाची जो रहती है वह भी उनकी भाभी को और बढ़ा चढ़ा देती है उनको और बता देती हैं कि रहने दे बेटा, रहने दो। फुसफुसा कर कहती है कि किससे बात करती है बहू। और मतलब यानी सिरचन को परिवार वाले उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, उसको अच्छे से रखते थे। इसके लिए उनकी चाची कहती, रहने दो, ऐसा मत बोलो, ये तो बहुत ही बड़ा बन गया, यानी इसको खाने पीने के लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है तो ऐसा बोलेगा ही ना। फिर दूसरे दिन जो है वह पहली ही पाती में यानी वह एक फंदा वगैरह बिनता है और उसमें ही तारे यानी स्टार डिज़ाइन करता है, तारे का डिज़ाइन करता है। और वह सातों तारे अलग अलग कलर के रहते हैं, मतलब अच्छी तरह से बनते हैं, तो वो उसको देखकर सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर सिरचन अपने काम में इतना मगन रहता है कि उसको खाने पीने की बिल्कुल भी सुध नहीं रहती। सुध यानी ध्यान न देना, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और फिर लेखक देखते हैं कि उस सिरचन के पास सिर्फ नाश्ता के लिए कलेवा यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए सिर्फ सूखा चिवड़ा रहता है और एक गुड़ रहता है। तो फिर लेखक जो होते हैं वह अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि माँ, आज सिरचन को कलेवा में यानी नाश्ते में सिर्फ सूखा चिवड़ा और गुड़ ही है, किसने उसे नाश्ता दिया और कुछ क्यों नहीं दिया? तो फिर लेखक की माँ जो होती है वह रसोई घर में बहुत सारे पकवान वगैरह बनाती रहती है, उसमें वो व्यस्त रहती है और अपनी मझली बहू से कहती है कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दिया। तो सिरचन के कानों में आवाज़ जाती है और वह सिरचन कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता माँ। तो फिर उस जो मझली बहू रहती है वह तो सिरचन की बातों से पहले से ही गुस्सा रहती है। इसके लिए वह आती है, मझली बहू आती है और एक मुट्ठी बूंदिया लेकर आती है और सिरचन की सूप में फेंक कर चली जाती हैं। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरिया, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की भी क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तो फिर तमतमा कर आना यानी गुस्से में आना। तो जब ये चाची माँ से कहती हैं कि सिरचन का मन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वह किसी के नैहर यानी मायके की बात करता है, यानी उनके मायके वालों के बारे में कहता है, तो ये उसका मन जो है बहुत बढ़ गया है। और मझली भाभी जो थी वह माँ की बहुत ही दुलारी थी, यानी लाडली थी उनकी। तो फिर लेखक की माँ एकदम तमक कर बाहर आती है, तमक कर यानी गुस्से में बाहर आती है और सिरचन से कहती हैं कि तुम काम करने आए हो तो अपने काम पर ध्यान दो और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो तुम मुझसे कहो, बहुओं से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में जो सिरचन का मुंह लाल हो गया, मुंह लाल होना यानी बहुत ही अधिक गुस्सा होना,
उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। सिरचन जो है वह इन बातों से गुस्सा हो गया। माँ की बातों से उसे थोड़ा गुस्सा आया, उसका मुंह लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह माँ का इज्जत करता था, इसके लिए उसने कुछ नहीं कहा। और जो भी चिक टंगे हुए थे, यानी जो भी पर्दे टंगे हुए थे, उस पर वह अपने मतलब काम करना उसे बनाने में लग गया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। मानू जो थी, लेखक की बहन जो थी, जिसके लिए वह चिक और शीतल पार्टी बनाई जा रही थी, तो वह मेहमानों के लिए पान बनाकर भेज रही थी। तो सिरचन को भी एक पान का बीड़ा देती है और कहती है, सिरचन को समझाती है कि 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह की बातें करेंगे, तो तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से सिरचन जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। लेखक जो है वह अपनी चाची के बारे में बता रहे हैं कि जब सिरचन पान खाने लगता है तो फिर चाची जो है उनकी कमरे से बाहर आती है और सिरचन को पान खाते देखकर एकदम अवाक रह जाती है। अवाक रहना यानी चकित रहना। तो और फिर वह आश्चर्य से सिरचन की ओर घूरते हुए देखती है, और जब सिरचन चाची को देखता है इस तरह से देखते हुए, तो चाची से कहता है कि चाची अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना। गमकौआ यानी सुगंधित, महकने वाला। और कहता है बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर चाची जो है वह पहले से ही सिरचन से एकदम मतलब उनसे 36 का आंकड़ा था, एकदम वह उनसे नफरत करती थी सिरचन से। तो फिर कहती है कि तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ जो है उसको आग लगे, घर में भी अपने गमकौआ जर्दा खाते हो कि यहाँ पे ही मांग रहे हो। तब इन सब चाची की इन सब बातों से लेखक का कलेजा धक हो जाता है, क्योंकि सिरचन किसी की बात का बर्दाश्त नहीं करता था। वह काम को अधूरा ही छोड़कर चला जाता था और अपना तो अपमान वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो लेखक फिर कहते हैं, अब हो गया सत्यानाश, यानी अब सिरचन जो है किसी भी के भी कुछ कहने से अब वो काम को पूरा करने वाला नहीं है। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुप बैठा, पान को मुंह में हुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। फिर सिरचन चाची की बातें सुनकर एकदम शांत हो जाता है और वह कुछ समय तक पान को मुंह में घुलाता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जाता है, थूक देता है और फिर आंगन में आता है और उसके जो भी ये मैट, चटाई वगैरह बनाने वाले जो भी सामान होते हैं, हसिया और छुरी वगैरह, ये सब को अपने झोले में रखता है और फिर उठाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, अपने घर जाने के लिए चला जाता है। फिर मानू जो है वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। वह चुपचाप अधूरी चिक को सिर्फ देखती रहती है। उसको ऐसा लगता है जैसे जो वह डिज़ाइन बना रहा था सिरचन, ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी डिज़ाइन एकदम मंद पड़ गए हैं। मंद यानी एकदम
पहले वो किस तरह से चमक रहे थे और अब उनकी चमक जैसे गायब हो गई हो। फिर उनकी मानू की माँ जो है, यानी लेखक की माँ जो होती है, वह मानू को समझाने लगती है कि जाने दे बेटी, मेले से खरीद कर उसे भेज देगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुदमरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। फिर क्या होता है कि लेखक जो है वह सिरचन को मनाने के लिए सिरचन के घर पे आते हैं। देखते हैं कि सिरचन एक फटी हुई मैट पर, शीतल पाटी यानी मैट, चटाई पर सोया रहता है और फिर कुछ सोचता रहता है। और लेखक को देखते ही कहता है कि बबुआ जी अब बस, अब नहीं होगा। क्या करूँगा मुहर वाली धोती लेकर। और फिर क्योंकि सिरचन की पत्नी, उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी भी मर चुकी थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। तो फिर कहता है कि वह तो गई ही और साथ में बच्चों को भी ले गई, तो क्या करूँगा मैं जो है मुहर वाली धोती वगैरह लेकर। और फिर कहता है कि यह जो फटी हुई शीतल पाटी है उसकी ही है, और फिर मैं इससे छूकर कहता हूँ, यानी वह उसकी कसम खाता है और कहता है कि अब यह काम नहीं करूँगा। यानी जो वह काम करता था, ये सब बनाने का, चीक और शीतल पाटी ये सब बनाने का काम करता था, और वह कहता है कि अब यह काम ही छोड़ दे रहा हूँ, उसने कसम खा लिया। और फिर कहने लगता है लेखक से कि गांव भर में तुम्हारी ही हवेली में मेरी कदर होती थी। कदर होना यानी इज्जत होना, लेकिन अब वहाँ पर भी नहीं हो रही है। ऐसा पर मतलब वह कुछ नहीं बोलता आगे, सिर्फ बस इतना ही कहता है कि वहाँ पर ही कदर होती है, अब क्या। फिर लेखक को सब समझ में आ जाता है और वह चुपचाप वापस लौट आते हैं। वह लेखक समझ जाते हैं कि कलाकार के दिल पर ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। ठेस यानी आघात, चोट, दर्द। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। लेखक की जो बड़ी भाभी थी वह उस अधूरी यानी आधे अधूरे जो चिक बना हुआ था उसमें उसको सोच रही थी किस तरह से और सजा दो जिससे वह अच्छा दिखने लगे, लेकिन फिर भी वह अच्छा नहीं दिखता है। तो फिर वह मानू से पूछती है कि यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन मानू कुछ नहीं बोलती है। फिर लेखक से चुप नहीं रहा जाता और वह कहते हैं देखो इसमें भी चाची और मझली भाभी की नज़र ना लग जाए, यानी वह उन पर व्यंग करते हैं। और फिर जब मानू को ससुराल पहुंचाने के लिए लेखक ही उनके साथ जाते हैं, और फिर वह मानू को देखते हैं कि किस तरह से वह अधूरी चिक को किस तरह से संभाल कर सहेज कर अपने साथ लेकर जाती है। और लेखक को फिर थोड़ा सिरचन के ऊपर गुस्सा आता है कि अगर वह उसे पूरा कर देता तो मानू एकदम खुश रहती। फिर उनको लेखक को भी गुस्सा आता है और वह उस लेखक को भी सिरचन को जीभ चटोर और कामचोर कहने का मन करता है। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा।
गाड़ी आ जाती है और लेखक सभी सामान जो है वह ट्रेन में रख देते हैं और फिर दरवाज़ा बंद करने ही जा रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन आ जाता है और फिर बोलता है बबुआ जी। उसने कहकर दरवाजे के पास आकर लेखक को बुलाता है। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो फिर जैसे ही लेखक सब सामान वगैरह गाड़ी में रख देते हैं और गाड़ी दरवाजे पर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, तो फिर वह सिरचन को आते हुए देखते हैं और फिर कहते हैं अब क्या है। और सिरचन भी आवाज़ लगाता है कि बबुआ जी करके आवाज़ लगाता है। तो फिर लेखक एकदम झिड़कते हुए यानी गुस्से के स्वर में बोलते हैं कि अब क्या है, अब किस काम से आया है। तो फिर सिरचन कहता है कि मैं मानू बिटिया को एक बार देखना चाहता हूँ। और मानू दीदी को मतलब अपने पीठ पर एक बोझा लादा हुआ था वह, और उसको मानू दीदी को दे देता है और कहता है यह इसमें सब कुछ है मानू दीदी, यह मेरी तरफ से है। और फिर इसमें बताता है कि इसमें शीतल पाटी है, चिक है और एक जोड़ी आसनी है। और फिर गाड़ी चलने लगती है। तब मानू जो है उन सब चीज़ों के पैसे सिरचन को देना चाहती है, लेकिन वह उसे नहीं लेता है और उसे कह देता है नहीं यह आपके लिए है, और दोनों हाथ वह जोड़ लेता है। फिर लेखक उन सब चीज़ों को निकाल कर देखने लगते हैं और इस तरह से देखते हैं कि ऐसी कारीगरी रहती है उसमें कि ऐसा आज तक उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। लेखक को एहसास हो जाता है कि सिरचन जो है वह सचमुच का एक अच्छा इंसान है। वह पैसों के लिए या फिर किसी खाने पीने के लिए काम नहीं करता, बस वह सबसे थोड़ी इज्जत पाना चाहता है, थोड़ा सम्मान पाना चाहता है, इसके लिए वह काम करता है। लेकिन उसके घर पे भी, लेखक के घर पे भी जब उसकी कोई इज्जत नहीं होती तो इसके लिए उसने काम ही पूरा छोड़ दिया। और बाकी जो है मानू को अपनी तरफ से उसे तोहफा मतलब भेंट के रूप में उसे देता है, जो जो उसके मानू के पति ने उससे मंगाया था, क्योंकि वह चाहता है कि मानू दीदी का हर जगह इज्जत होता रहे, उनका सम्मान होता रहे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हो, सबको अपना सम्मान चाहिए होता है, उन्हें इज्जत चाहिए होता है, क्योंकि हर एक को अपना सम्मान, अपना इज्जत अधिक प्यारा है। क्योंकि अगर उनको उनके हक का सम्मान नहीं मिलेगा तो वह अपने जीवन में आगे अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। तो इसके लिए इस पाठ में यह दिखाया गया है कि किस तरह से एक कारीगर के दिल पे ठेस लगता है, यानी दूसरों के लोगों की कही की बातों का यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि जो तलवार का घाव होता है वह तो भर जाता है, लेकिन जो बातों का घाव होता है, शब्दों का घाव होता है, वह कभी नहीं भरता है। वह समय समय पर कोई घटित घटना के साथ वह याद आती ही रहती है और फिर से घाव, जो दिल का घाव है, वह ताज़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो सिरचन था, यानी इस कहानी का जो कारीगर था, वह उसके दिल पे ठेस पहुँचती है, यानी उसके दिल को चोट लगती है, इसके लिए वह अपना काम सब छोड़ देता है।
छोड़ देता है और सोचता है जो जिसको कहना है वह करे, और फिर वह अपने अनुसार अपने बनाए तरीके से काम करने लगता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठेस यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।